नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमावत हिस्ट्री 10th क्लास का जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ और फ्यूचर विल पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे, लास्ट जो क्लास अपन ने लिया था और लास्ट क्लास में अपन क्या बात कर रहे थे, जिसमें अपन बात कर रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। 10th क्लास एनसीईआरटी जो कॉमन रूप से चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एनसीईआरटी हो, राजस्थान बोर्ड हो, सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। जिसमें अपन बात कर रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में अपन ने पहला वाला पॉइंट जो था उसमें अपन ने बात किया था फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का निर्माण का विचार, ये अपन ने टॉपिक बात किया था। इसमें अपन सबसे पहले बात कर रहे थे इसमें कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहाँ पर हुई थी। तो इसमें अपन ने बात किया था फ्रांसीसी क्रांति 1789। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक सामूहिक पहचान की भावना को विकसित करने के लिए इसमें हमने कुछ पॉइंट्स की चर्चा की थी, जिसमें हमने बात किया था। उसके बाद में हम देख रहे थे फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की घोषणा या लक्ष्य। उसके बाद में अपन ने देखा था जेकोबिन क्लब, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, जेकोबिन क्लब और उसकी गतिविधियां। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ले रहे थे नेपोलियन की नागरिक संहिता। और लास्ट क्लास में जो अपन ने हिस्ट्री एनसीईआरटी में कंप्लीट किया था नेपोलियन की नागरिक संहिता से। आज अपन ले रहे होंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण और राष्ट्रवाद के निर्माण में अपन सबसे पहले देख रहे होंगे पृष्ठभूमि। सबसे पहले अपन देख रहे होंगे पृष्ठभूमि, ठीक है, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यानी कि हमने राष्ट्रवादी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति में देख चुके हैं। पर्टिकुलर पहले की क्लास में हमने फ्रांस में बात किया था, पूरे यूरोप को कवर कर रहे होंगे। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। नेक्स्ट अपन टॉपिक ले रहे होंगे उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है। नेक्स्ट अपन देख रहे होंगे 1815 के बाद में जो यूरोप में एक नया रूढ़िवाद का दौर आया था, हम उसकी चर्चा कर रहे होंगे। तो अब अपन शुरू करेंगे 18वीं सदी के मध्य। देखो ध्यान देना पृष्ठभूमि, और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहले वाली यूनिट यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वाली प्लेलिस्ट में जाइए और पहले वाली स्लाइड आपको देखना होगा, तभी ये वाला टॉपिक आज समझ में आएगा। इसमें अपन बात कर रहे होंगे कि 18वीं सदी के मध्य। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, 18वीं सदी का मतलब क्या होता है। 18वीं सदी 18वीं सदी का मतलब अपन बात कर रहे होंगे 1701 से लेकर कहीं ना कहीं अपन बात कर रहे होंगे इसमें दिसंबर 1799 तक की। जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं 21वीं सदी, यानी कि हम 21st सेंचुरी में है। तो 21st सेंचुरी 21वीं सदी कब से शुरू हुई होगी, 21वीं सदी 2001 से, या ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2000 से लेकर कब तक चलेगा ये 2099, यानी कि 2099 तक अपन देख रहे होंगे कि उसको अपन क्या बोलेंगे 21वीं सदी। क्या बोल रहे होंगे 21वीं सदी। तो ये बेसिक बातें हैं। तो हम हिस्ट्री में कई बार ऐसे चर्चा कर रहे होंगे 17वीं शताब्दी, 18वीं सदी, 19वीं सदी। तो जब जब 18वीं सदी या 17वीं सदी या 19वीं सदी आई तो आप एक डाउन कर देना, ठीक है। और अपन क्या बात कर रहे होंगे इसमें, आप एक डाउन कर देना। इसका मतलब ये है कि अपन बात कर रहे होंगे 1700 से बाद की, 1700 से लेकर 1799 तक की। तो यहाँ पर देखो 18वीं सदी के मध्य, 18वीं सदी के मध्य। तो जब 18वीं सदी के मध्य की बात कर रहे हैं तो 18वीं सदी के मध्य, तो 18वीं सदी के मध्य का मतलब है अपन बात कर रहे होंगे 1750 के आसपास। हो सकता है हम 1740, 1745, 1750 या 1755 की अपन बात कर रहे होंगे। तो उस समय जो वर्तमान जर्मनी है, ठीक है, वर्तमान जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड है। किस किस की बात कर रहे हैं, यानी कि अपन क्या बात कर रहे हैं 18वीं सदी के मध्य, 18वीं सदी के सॉरी 17वीं शताब्दी के मध्य, यानी कि 1750 की बात कर रहे हैं अपन। 18वीं सदी के मध्य वर्तमान जर्मनी वाला पार्ट,
इटली वाला पार्ट, और कौन सा पार्ट, स्विट्जरलैंड वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, राजशाहियों, किनका शासन था यहाँ पर, राजशाहियों का, यानी कि राजाओं का, किसका था, राजाओं का, डचियों का शासन था। ठीक है, डच, डेनमार्क, नीदरलैंड, हॉलैंड वाले कैंटनों में विभाजित थे। किसमें विभाजित थे, कैंटनों में, यानी कि प्रांतों में, छोटे छोटे राज्य थे। कैसे राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे। तो इतना याद रखना, 18वीं सदी के मध्य वर्तमान जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड ये किसमें विभाजित था, राजशाहियों में। किसमें विभाजित था, राजशाहियों में, डचियों में, कैंटनों में विभाजित थे। किसमें विभाजित थे, राजशाही, डचियों, कैंटनों में विभाजित थे। ठीक है, और इनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। और ये जो शासक थे, यानी कि जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड की जिनकी अपन बात कर रहे हैं, इनके स्वायत्त क्षेत्र थे। कैसे क्षेत्र हुआ करते थे, स्वायत्त, ऑटोनोमस। कैसे, ऑटोनोमस क्षेत्र। ये पूर्वी, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, पूर्वी यूरोप की बात कर रहे होंगे और मध्य यूरोप की बात कर रहे होंगे। ये पूर्वी और मध्य यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। किसके अधीन थे ये, निरंकुश राजतंत्रों के अधीन है। यानी कि अपन क्या बात कर रहे हैं, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड किसमें विभाजित थे, ये राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में विभाजित होने के साथ ही यहाँ पर, यानी कि चाहे पूर्वी और मध्य यूरोप के, ठीक है, पूर्वी व मध्य यूरोप के, ठीक है, निरंकुश राजतंत्रों के ये अधीन थे। और यहाँ पर जो है अलग अलग जातीय समूह है। किनका शासन था यहाँ पर, अलग अलग जातीय समूह है का और भाषाई समूह है। अलग अलग जातीय समूह है और भाषाई समूह है। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग पार्टों में बंटने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निकलता है कि राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ। राष्ट्र की विचारधारा अभी इनमें नहीं थी, राष्ट्र की विचारधारा अभी इनमें नहीं थी। इसका मतलब है कि ये पूरा क्षेत्र जो है अलग अलग भागों में विभाजित था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देख रहे होंगे, ध्यान देना। उदाहरण के लिए ऐसे ही हम जो है 18वीं सदी के मध्य की जो बात कर रहे हैं, ऐसा एक उदाहरण है ऑस्ट्रिया और हंगरी। कहाँ पर, ऑस्ट्रिया और हंगरी में। ठीक है, यहाँ पर जो एक शासन करने वाला एक साम्राज्य था, कौन सा साम्राज्य था, हैब्सबर्ग साम्राज्य। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन कौन से क्षेत्र में था, कौन से क्षेत्र में था, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। यहाँ पर आगे देखेंगे, और ऑस्ट्रिया और हंगरी में क्या होता था, ध्यान देना, अलग अलग क्षेत्रों व जनसमूहों को जोड़कर, किसको जोड़कर, अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर, ठीक है, ये पूरा साम्राज्य बना हुआ था। इसका मतलब ये निकल रहा है, चाहे ऑस्ट्रिया और हंगरी की बात करें अपन, ये भी जो है किसमें विभाजित था, अलग अलग जनसमूहों में। किसमें विभाजित था, अलग अलग जनसमूह में। चाहे वो धार्मिक आधार पर विभाजित हो, चाहे नस्लीय आधार पर विभाजित हो, चाहे भाषाई आधार पर विभाजित हो, ये कहीं ना कहीं जो है पूरा का पूरा ये साम्राज्य या ऑस्ट्रिया हंगरी की बात करें तो वो क्या था, विभाजित था। क्या था, विभाजित था। क्यों विभाजित था, इसका मतलब क्यों, कौन सी विचारधारा नहीं थी, राष्ट्रवाद। कौन सी विचारधारा नहीं थी, राष्ट्रवाद। क्योंकि राष्ट्रवाद हमेशा किसको बढ़ावा देता है, एकीकरण को। किसको बढ़ावा देता है, एकीकरण को। जब अपन ये बात कर रहे हैं कि ये पूरा क्षेत्र अलग अलग भागों में विभाजित था, इसका यही मतलब निकलता है कि राष्ट्रवाद की विचारधारा का उदय अभी यूरोप में नहीं हुआ है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देखो, एल्प्स में एक टिरोल, एल्प्स में, कहां पर, एल्प्स में जो है कौन सा समूह है, टिरोल, टिरोल समूह शासन करता था। ठीक है, उसके बाद में यदि अपन बात करें ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड और बाहेमिया, ध्यान देना, ऑस्ट्रिया यूरोप, ऑस्ट्रिया कहाँ पर, यूरोप। जब अपन बात कर रहे हैं सुडेटेनलैंड की और बोहेमिया की, तो दोनों ही जो है वर्तमान जर्मनी के पार्ट है। किसके पार्ट है, वर्तमान जर्मनी के पार्ट है। और यहाँ पर जो है कुलीन वर्ग जर्मन भाषा बोलता था। क्या बोलता था, कुलीन वर्ग जो है कौन सी भाषा अधिक बोलता था, जर्मन भाषा अधिक बोलता था। ठीक है, उसके बाद में यदि अपन बात करें वर्तमान समय, यदि इटली की लोम्बार्डिया और वेनेशिया दोनों स्थल कहाँ पर है, इटली में। कहाँ पर है, इटली में। ये दोनों इतालवी भाषा के प्रांत थे। किसके प्रांत थे ये, इतालवी भाषा के प्रांत थे। और हंगरी में जो है कौन सी भाषा बोली जा रही है, ठीक है, व्यग्यार भाषा बोली जा रही है। उसके यदि अपन गालिशिया की बात करें, किसकी बात करें, गालिशिया की बात करें, तो वहां पर जो है कुलीन वर्ग, पोलैंड वाले क्षेत्र में कुलीन वर्ग कौन सी भाषा बोलता था, पोलिश भाषा। कौन सी भाषा बोलता था, पोलिश भाषा। कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन, पोलैंड की। कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन, पोलैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये कौन सी भाषा बोलता था, पोलिश भाषा। कौन सी भाषा बोलता था, पोलिश भाषा बोलता था।
नेक्स्ट स्लाइड में अपन देख रहे होंगे, ध्यान देना, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये पृष्ठभूमि यहाँ तक कंप्लीट हो गई, ठीक है, पृष्ठभूमि यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देख रहे होंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक किसका, मैं एक बार समझा देता हूँ, ध्यान देना। अभी अभी हमने किसकी चर्चा किया था, हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, किसकी बात किया था, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। और यूरोप के राष्ट्रवाद के निर्माण के पूरे टॉपिक को अपन ने 4 पार्टों में बांटा। शुरू में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन यानी कि पृष्ठभूमि के तौर तरीके से देखा। उसके बाद में अब जो नया टॉपिक है वो है कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। किसकी बात कर रहे हैं अपन, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग, ठीक है, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग में, नया मध्यम वर्ग में ध्यान देना, सबसे पहले अपन बात कर रहे होंगे कि कुलीन वर्ग कौन सा है, ठीक है। कई बार अपन ने बात किया कि नोबिलिटी कौन है, कुलीन वर्ग, नोबिलिटी या कुलीन वर्ग कौन है, तो ध्यान देना, यूरोप महाद्वीप में जो प्रभुत्वशाली वर्ग था यानी कि समाज का उच्च वर्ग, ठीक है। अपनी सामान्य भाषा में समझना इसको मेरे प्यारे बच्चों, इसको सामान्य भाषा में समझना, ठीक है। ध्यान देना, समाज, समाज का कौन सा वर्ग, उच्च वर्ग, कौन सा वर्ग, समाज का उच्च वर्ग। और समाज के इसी उच्च वर्ग को अपन क्या बोल रहे हैं, नोबिलिटी, क्या बोल रहे हैं उसको, नोबिलिटी। समाज का कौन सा वर्ग, उच्च वर्ग। और समाज के इसी उच्च वर्ग को अपन क्या बोल रहे हैं, नोबिलिटी, क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, नोबिलिटी। ध्यान देना, पहला पॉइंट याद रखना, कुलीन वर्ग, कौन सा वर्ग, कुलीन वर्ग। तो कुलीन वर्ग कौन सा था, यूरोप महाद्वीप का कौन सा वर्ग है ये, प्रभुत्वशाली वर्ग, कौन सा वर्ग है, प्रभुत्वशाली वर्ग। नेक्स्ट आगे ध्यान देना, सामाजिक और राजनीतिक रूप से ये जमीन का मालिक होता था, चाहे सामाजिक रूप से यानी कि समाज, चाहे राजनीतिक रूप से यानी कि राज्य के द्वारा ये भूस्वामी होता था। कौन सा वर्ग होता था, भूस्वामी, ठीक है, जमीन का मालिक होता था। किसका मालिक होता था ये, जमीन का मालिक होता था। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये नोट्स आप स्लाइड के साथ साथ लिखते जाना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आगे ध्यान देना, ये राजनीतिक कार्यों व उच्च वर्गों के मध्य, ध्यान दो, जो कुलीन वर्ग था, कौन सा वर्ग, कुलीन वर्ग जो है वो राजनीतिक कार्यों व उच्च वर्गों के मध्य, ठीक है, कौन सी भाषा का प्रयोग करता था, फ्रेंच भाषा का। राजनीतिक कार्यों के लिए और उच्च वर्गों में, किनमें, उच्च वर्गों में कौन सी भाषा का प्रयोग करता था, फ्रेंच भाषा का प्रयोग करता था कुलीन वर्ग। और ये अब ऑब्वियसली जो है समाज का उच्च वर्ग की अपन बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, छोटा जनसमूह होगा। कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, छोटा जनसमूह होगा। मेरे बच्चों ध्यान देना, यदि समझ में आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये बताइए आप, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, नेपोलियन संहिता मेरे बच्चों, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेपोलियन संहिता कब, उसकी डेट क्या थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, ये राजनीतिक कार्य और उच्च वर्गों के मध्य कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, फ्रेंच। छोटा समूह होता था, कैसा समूह होता था, छोटा समूह है। जनसंख्या का अधिकांश भाग, और याद रखना इसकी जनसंख्या का यानी कुलीन वर्ग का जनसंख्या का अधिकांश भाग कौन होता था, कृषक, कौन होता था, कृषक होता था। आगे ध्यान देना, पश्चिम यूरोप में, यदि अपन पश्चिम यूरोप की बात करें, किसकी बात करें, पश्चिम यूरोप की बात करें, ठीक है, तो पश्चिम यूरोप में, ठीक है, किसमें, पश्चिम यूरोप में, ठीक है, जमीन पर किराएदार, क्या, जमीन पर किराएदार व छोटे काश्तकार खेती करते थे। पश्चिम यूरोप में कौन करता था, जमीन पर किराएदार व छोटे काश्तकार खेती करते थे। यानी कि ध्यान दो, किराएदार और छोटे काश्तकार, ठीक है, ये कुलीन वर्गों के अंडर में काम कर रहे हैं। किसके अंडर में काम कर रहे हैं, किसके नियंत्रण में काम कर रहे हैं, किसके अधीन काम कर रहे हैं, किसके अधीन काम कर रहे हैं, कुलीन वर्गों की, ठीक है। जबकि पूर्वी व मध्य यूरोप में, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद में पूर्वी व मध्य यूरोप में भूदासत्व, क्या, भूदास कौन खेती करते थे, भूदासत्व, जो नेपोलियन ने अपनी नेपोलियन संहिता में समाप्त किया था, याद करो, जागीरदारी शुल्क और भूदासत्व को, ठीक है, मुक्ति प्रदान किया था, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर खेती कौन कर रहा है, भूदासत्व। तो याद रखना पश्चिम यूरोप में, ठीक है, पश्चिम यूरोप में तो क्या परंपरा चल रही थी कि जमीन पर जो है किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। जबकि यदि अपन बात करें पूर्वी और मध्य यूरोप की, किसकी बात करें, पूर्वी और मध्य यूरोप की, तो पूर्वी और मध्य यूरोप में खेती कौन कर रहा है, भूदास, खेती कौन कर रहा है, भूदास खेती कर रहे हैं, ठीक है, भूदास। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कुलीन वर्ग, उम्मीद है आपको कुलीन वर्ग समझ में आ गया होगा। यदि कुलीन वर्ग से क्वेश्चन आता है या आपसे पूछा जाता है कुलीन वर्ग क्या है, तो ये लगभग 6 पॉइंट है, ये याद रखना।
उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे नया मध्य वर्ग, यानी कि कई बार अपन चर्चा कर रहे होंगे कि चाहे फ्रांसीसी क्रांति हो, जैसे अपन ने चर्चा किया था जेकोबिन क्लब में कौन थे? शिक्षित छात्र थे और मध्यम वर्ग थे। कौन थे? शिक्षित छात्र और मध्यम वर्ग थे। किसमें? जेकोबिन क्लब में। तो ये मध्यम वर्ग कौन सा है? ये नया मध्यम वर्ग यूरोप में कैसे उभर रहा है, हम उसकी चर्चा कर रहे होंगे। तो ध्यान देना, पश्चिम और मध्य यूरोप, कौन सी यूरोप की बात कर रहे हैं अपन? पूरे यूरोप की बात नहीं कर रहे, पूर्वी यूरोप की बात नहीं कर रहे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में, ठीक है, औद्योगिक उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से, किसमें? औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? शहरों का विकास हुआ। और किसका उदय हुआ? वाणिज्यिक वर्गों के। ध्यान देना, अपन किसकी बात कर रहे हैं? तो यहां पर ध्यान देना, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी व मध्यम यूरोप, पश्चिमी व मध्यम यूरोप, पश्चिमी व मध्य यूरोप में, पश्चिमी व मध्य यूरोप में क्या चल रहा था? ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? औद्योगिक उत्पादन हो रहा है। क्या? औद्योगिक उत्पादन। ठीक है, तो अब ध्यान देना, जब अपन औद्योगिक उत्पादन की बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो जब औद्योगिक उत्पादन की अपन बात कर रहे होंगे, तो औद्योगिक उत्पादन से क्या होता है? हमेशा वाणिज्यिक वर्गों का उदय होता है। किसका उदय होता है? वाणिज्यिक वाणिज्यिक वर्गों का उदय होता है, वाणिज्यिक वर्गों का उदय होता है। ठीक है, और जब अपन वाणिज्यिक वर्गों के उदय की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, वाणिज्यिक वर्गों का, ठीक है, वाणिज्यिक वर्गों का उदय, और उसके साथ अपन क्या बोल रहे होंगे? ठीक है, वाणिज्यिक वर्गों, ठीक है, और इसके अलावा किन का विकास हो रहा है? नगरों का विकास हो रहा है। नगरों का या शहरों का विकास, नगरों का या शहरों का विकास, शहरों का विकास। तो अब ध्यान देना, जब अपन औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? औद्योगिक क्रांति, तो सीधी सी बात है, औद्योगिक क्रांति में औद्योगिक उत्पादों में क्या होगा? वृद्धि होगी। औद्योगिक उत्पादन में क्या हो रही होगी? वृद्धि। और हमेशा औद्योगिक उत्पादन या औद्योगिकरण में, औद्योगिक उत्पादन या औद्योगिकरण में जो है, किसकी भूमिका ज्यादा होती है? किसकी होती है? मध्यम वर्ग की। किसकी होती है? मध्यम वर्गों में। तो जो व्यापारी है, वहां के जो व्यापारी थे, जो किसान थे, वो आगे जाकर कौन से वर्ग में चेंजेस हुए? मध्यम वर्गों में। किसमें आए? मध्यम वर्गों में। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? ध्यान देना, पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से, औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का क्या हुआ? उदय हुआ। आगे ध्यान देना, यदि अपन इंग्लैंड में औद्योगिकरण की बात करें, किसकी बात करें? इंग्लैंड में औद्योगिकरण की बात करें, ठीक है, तो इंग्लैंड में औद्योगिकरण कब शुरू हो रहा है? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। यहां पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तरार्ध शब्द आया है, किसके उत्तरार्ध में? 18वीं सदी के। किसके? 18वीं सदी के उत्तरार्ध। तो यहां पर दो आ सकता है आपसे, कई बार पूछा जा सकता है, सदी दी जा सकती है, जैसे 16वीं सदी, 17वीं सदी, 19वीं सदी या 20वीं सदी, कुछ भी, ठीक है। पूछा जा सकता है पूर्वार्ध में, किसमें? पूर्वार्ध में। या क्या पूछा जा सकता है? उत्तरार्ध में। क्या पूछा जा सकता है? उत्तरार्ध में पूछा जा सकता है। चाहे पूर्वार्ध पूछो, चाहे उत्तरार्ध पूछो, चाहे पूर्वार्ध पूछो, चाहे उत्तरार्ध पूछो। तो पूर्वार्ध का मतलब क्या होगा? जैसे मैंने बताया था, 18वीं सदी का मतलब क्या? 1700। किसके बाद की बात कर रहे हैं अपन? 1700 के बाद की, 1700 से लेकर, ठीक है, 31 दिसंबर 1799। ये कौन सा होगा? 18वीं सदी होगी। तो जब अपन पूर्वार्ध की बात कर रहे होंगे, तो अपन बात कर रहे होंगे 1750 से पहले की। कब की बात कर रहे होंगे? 1750 से पहले, 1750 से पहले की बात कर रहे हैं। जब अपन किसी सदी के उत्तरार्ध की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? उत्तरार्ध की बात करेंगे, तो अपन किसकी बात कर रहे होंगे? 1750 से बाद, 1750 से
बाद की, 1750 के बाद की बात कर रहे होंगे, ठीक है, बिफोर 1750, आफ्टर 1750, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आरंभ होता है। कब आरंभ होता है? 18वीं सदी के, ठीक है, 18वीं सदी के आरंभ में। तो 18वीं सदी के आरंभ का मतलब है कि हम बात कर रहे होंगे कहीं ना कहीं इंग्लैंड में, ठीक है, जो औद्योगिकरण है वो शुरू कब हो रहा है? शुरू कब हो रहा है? 1700, कब की बात कर रहे हैं अपन? 1700, 1720, 30, 1740, इसके आसपास का जो दौर है, वो दौर जो है वहां पर औद्योगिकरण शुरू हो जाता है। औद्योगिकरण का मतलब, अब यहाँ पर मीन आता है कि औद्योगिकरण क्या है। देखो, पहले वस्तुओं का उत्पादन मशीनों से नहीं होता था। मशीनों उत्पादन कैसे नहीं होता था? मशीनों से नहीं होता था, हस्तशिल्प के माध्यम से होता था। कैसे होता था? हस्तशिल्प के माध्यम से होता था। तो मशीनों का उत्पादन हस्तशिल्प के माध्यम से होता था, तो घरों घरों में उत्पादन होता था। कारखाने या फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं होती थी। कारखानों या फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं होती थी। अब क्या हो गया? औद्योगिकरण टर्म कब यूज करेंगे अपन? ठीक है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन तो पहले भी होता था। ये थोड़ी ना है कि जो है औद्योगिक उत्पादन जो है 18वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि 1750 के बाद से हो रहा है। ये तो नेसेसरी नहीं है ना, औद्योगिक उत्पादन तो पहले भी हो रहा है। तो फर्क क्या आएगा? औद्योगिकरण क्यों बोल रहे हैं अपन? औद्योगिकरण इसलिए बोल रहे हैं कि एक ही छत के नीचे, ध्यान देना, कारखाना या फैक्ट्रियां स्थापित जब होगी, कारखाना या जब फैक्ट्रियां स्थापित होगी, तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क क्या आ रहा होगा? ठीक है, तो फर्क क्या आएगा कि एक ही छत के नीचे, क्या, एक ही छत के नीचे, एक ही छत के नीचे क्या होगा? ठीक है, एक ही छत के नीचे उत्पादन होगा, और यहाँ पर बहुत सारे वर्कर काम करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे वर्कर काम करेंगे, तो उत्पादन क्या होगा? उत्पादन ज्यादा होगा, और मशीनों की सहायता ली जाएगी। किसकी सहायता ली जाएगी? मशीनों की सहायता ली जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको अपन क्या बोल रहे होंगे? औद्योगिकरण। क्या बोल रहे होंगे? औद्योगिकरण बोल रहे होंगे। वहीं यदि अपन बात करें जर्मनी की, किसकी बात करें? जर्मनी और फ्रांस की अपन बात करें, तो वहां पर औद्योगिकरण कब हो रहा है? 19वीं सदी के आरंभ में। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब यदि मैं आपसे पूछूं, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सबसे पहले यूरोप में औद्योगिकरण कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? इंग्लैंड में। कहाँ शुरू हुआ? इंग्लैंड में। कब शुरू हुआ? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। और जर्मनी और फ्रांस में औद्योगिकरण कब शुरू हो रहा है? 19वीं सदी के आरंभ में। तो ध्यान देना, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नया सामाजिक समूह अस्तित्व में आया। ठीक है, और यही कारण है, अभी अभी हमने क्या बात किया कि चाहे पश्चिम चाहे मध्य यूरोप की बात करें, तो वहां पर औद्योगिक उत्पादन हुआ, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, जिससे वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ और शहरों का विकास हुआ। तो जब अपन बात कर रहे होंगे वाणिज्यिक वर्ग चाहे शहरों के विकास की, तो ये कौन सा वर्ग है? मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग है? ये मध्यम वर्ग है। तो यहाँ पर देखो, ध्यान देना, तो यहाँ पर औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नया सामाजिक समूह अस्तित्व में आया। ठीक है, नया सामाजिक समूह अस्तित्व में आया। उसके बाद में देखो, ध्यान देना, जिसमें श्रमिक वर्ग के लोग, अब ये कौन सा नया मध्यम वर्ग में कौन थे? जिसमें श्रमिक वर्ग के लोग, कौन सा वर्ग? श्रमिक वर्ग के लोग। ठीक है, जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र में लगे, यानी कि ये नया मध्यम वर्ग किससे बना हुआ था? श्रमिक वर्ग के लोग। मध्यम वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र में लगे लोगों से बना हुआ है। ठीक है, आगे ध्यान देना, मध्य व पूर्व यूरोप में इन समूह का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। यानी कि यदि अपन 19वीं सदी के अंतिम दशक, वापिस 19वीं सदी, 19वीं सदी, और 19वीं सदी की किसकी बात हो रही है? अंतिम दशक। मेरे प्यारे बच्चों, अपन किसकी बात कर रहे हैं? अंतिम दशक की। किसकी बात कर रहे हैं? अंतिम दशक की बात कर रहे हैं। इसका मतलब 19वीं सदी का मतलब क्या है? 1800 की बात कर रहे होंगे। कब की बात कर रहे होंगे? 1800 की। तो अंतिम दशक का मतलब है हम 1890 के बाद की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? 1890 के बाद में, आफ्टर 1819। ठीक है, आगे ध्यान देना, तो अब तक अपन ने बात किया कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड वाली पॉइंट्स। ठीक है, ध्यान देना, एक बार वापिस रिसाइट कर लेते हैं, ध्यान देना। देखो, कुलीन और नया मध्यम वर्ग हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद में हमने जो है, अब अपन बात कर रहे होंगे किसकी? उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? तो इसमें अपन सबसे पहले बात कर रहे होंगे उदारवाद शब्द की। किसकी बात करेंगे? उदारवाद शब्द की। मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, उदारवाद जो शब्द है
वो लातीन भाषा का शब्द है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उदारवाद शब्द कौन सी भाषा शब्द है? लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान देना, कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा। ठीक है, हिंदी में, हिंदी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लातिन भाषा। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो लेटिन। क्या याद रख सकते हो? लेटिन। तो ध्यान देना, उदारवाद शब्द कौन सा शब्द है? उदारवाद शब्द या लिबरलिज्म जो है वह जो है लातिन भाषा का, लेटिन भाषा का शब्द है। किससे बना ये? लिबर से। किससे बना है? लिबर से। LIBER, लिबर। किससे बना है? लिबर से। आप एग्जाम में ये लिख सकते हो लिबर। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? आजाद। जिसका अर्थ क्या होता है? आजाद। इसका मतलब जहां हम उदारवाद की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जहां हम किसकी बात कर रहे होंगे? उदारवाद की। तो ध्यान देना, उदारवाद। लिबर का अर्थ क्या है? आजाद। लिबर का अर्थ क्या है? आजाद। उदारवाद, जहां हम किसकी बात करेंगे? उदारवाद की, तो हम हमेशा किसकी बात कर रहे होंगे? स्वतंत्रता की। किसकी बात करेंगे? स्वतंत्रता की बात करेंगे। जब हम स्वतंत्रता की बात कर रहे होंगे तो हम किसकी बात करेंगे? समानता की भी बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे? समानता की भी अपन बात कर रहे होंगे। और जब आप स्वतंत्रता की बात करोगे तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता जैसी चीजें वो किस में आती है? लोकतंत्र में। किस में आती है? लोकतंत्र में। यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था, मेरे प्यारे बच्चों, जो राजनीतिक व्यवस्था उदारवाद की बात कर रही होती है, किसकी बात कर रही होती है? उदारवाद की बात कर रही होती है, वहां पर कौन सी शासन व्यवस्था होगी? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, डेमोक्रेसी। कौन शासन व्यवस्था? डेमोक्रेसी या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी। तब वहां पर क्या होगा? स्वतंत्रता। क्या होगी वहां पर? स्वतंत्रता और लोकतंत्र। ठीक है, अब ध्यान देना, फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति। और फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया था? राजवंशों की समाप्ति की थी, राजतंत्र या निरंकुश शासन की समाप्ति की थी, और किसको बहाल किया था? लोकतंत्र को। किसको बहाल किया था? लोकतंत्र को। तो जब उदारवाद शब्द आता है तो उदारवाद के साथ नेक्स्ट शब्द जुड़ रहा होता है राष्ट्रवाद। कौन सा शब्द? राष्ट्रवाद। यानी कि जब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आती है, किसकी भावना आती है? राष्ट्रवाद की भावना आती है, तो वो चाहते हैं हमारी सरकार हो। किसकी सरकार हो? हमारी सरकार हो। मैंने पहले वाली क्लास में बात किया था कि हमेशा जो है जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो राज्य के साथ कौन सी भावना जुड़ती है? हम की भावना। कौन सी भावना जुड़ती है मेरे प्यारे बच्चों? हम की भावना। और हम की भावना जहां आ जाएगी तो हम बोल्ड बात कर रहे होंगे हमारी सरकार। क्या बात कर रहे होंगे? हमारी सरकार। तो यहां पर ध्यान देना, उदारवाद और राष्ट्रवाद दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। दोनों ही एक दूसरे के क्या है? पूरक है। टॉपिक क्या था? उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? तो राष्ट्रवाद कैसा है? राष्ट्रवाद कैसा होना चाहिए? उदार, उदारवादियों से युक्त हो। ठीक है, यानी कि जहां राष्ट्रवाद होगा वो कैसा होना चाहिए? उदारवाद। तो वहां पर क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। वहां क्या होगा? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसको एक बार देख लो, उदारवाद शब्द कौन सी भाषा से बना है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा कौन शब्द से? लिबरल। और लिबर शब्द, लिबर शब्द LIBER, लिबर शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है? लिबर का अर्थ क्या होता है? आजाद। क्या? आजाद। नेक्स्ट, आगे ध्यान देना। ठीक है, नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो नया मध्यम वर्ग था, ठीक है, हम पहले अभी बात कर चुके हैं कि नया मध्यम वर्ग कौन सा हो गया। ठीक है, नया मध्यम वर्ग की अपन बात कर चुके हैं। तो ध्यान दो, नया मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ क्या है? उनके लिए था कि व्यक्ति की आजादी। किसकी आजादी? व्यक्ति की आजादी। और कानून के समक्ष क्या हो? समता। कानून के समक्ष क्या हो? समता। तो ध्यान देना, देखो आ गई ना बात। अभी अभी मैंने क्या बोला था? उदारवाद। उदारवाद में क्या होगा? स्वतंत्रता और क्या होनी चाहिए? समानता। स्वतंत्रता और समानता। तो मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब क्या था? मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का सिर्फ इतना सा मतलब है कि व्यक्ति आजाद हो, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, चाहे वो संपत्ति धारण करने की, यानी कि उसके पास में निजी संपत्ति होनी चाहिए। और ठीक है, कानून के समक्ष समता की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? कानून के समक्ष समता। मेरे प्यारे बच्चों, कानून के समक्ष समता का मतलब क्या है? कानून के समक्ष समता का मतलब है कि कानून के सामने, किसके सामने? कानून के सामने, ठीक है,
सभी व्यक्ति कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आगे ध्यान देना। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे कि उदारवादी, ठीक है, उदारवाद जो है ऐसी सरकार पर बल देता है, ध्यान देना, उदारवादी ऐसी सरकार पर बल देता है जो सबकी सहमति से बनी हो। कैसी सरकार होनी चाहिए, सबकी सहमति से बनी सरकार। और भाई साहब, सबकी सहमति से बनी सरकार कौन सी होती है, लोकतांत्रिक सरकार। कौन सी सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है। सबकी सहमति से कौन सी सरकार बनी होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो ध्यान देना, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद, ठीक है, उदारवाद का समर्थन किया गया। किसका समर्थन किया गया, उदारवाद का समर्थन। हाँ, ये बात सही है भाई, फ्रांसीसी क्रांति 1789, हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, और जहां राष्ट्रवाद की बात होगी वहां किसकी बात होगी मेरे प्यारे बच्चों, उदारवाद की बात होगी। किसकी बात होगी, उदारवाद की बात होगी। तो हमने क्या कहा कि फ्रांसीसी क्रांति यानी कि 1789, फ्रांसीसी क्रांति कब हो रही है, 1789, याद रखना इस डेट को, ठीक है। 1789 के बाद उदारवाद का समर्थन किया गया, उदारवाद का समर्थन किया गया। तो ध्यान देना, जब हम उदारवाद का समर्थन करेंगे, जब हम किसका समर्थन करेंगे, उदारवाद का समर्थन करेंगे, तो संसदीय प्रतिनिधि सरकार की बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे, किसकी बात कर रहे होंगे, ठीक है, संसदीय, ध्यान देना, संसदीय प्रतिनिधि सरकार। किसकी, संसदीय प्रतिनिधि सरकार की बात कर रहे हैं। और ध्यान देना, संसदीय प्रतिनिधि सरकार कौन सी सरकार होती है, ठीक है, संसदीय लोकतंत्र का एक रूप है। लोकतंत्र का क्या है, एक रूप है। और संसदीय शासन व्यवस्था में, कौन शासन व्यवस्था में, संसदीय शासन व्यवस्था में जो है, ठीक है, संसद की बात करें तो वो किसके द्वारा चुनी हुई होती है, जनता के द्वारा। या संसद के जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने हुए होते हैं, जनता के द्वारा। संसद के सदस्य जनता के द्वारा, जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब अपन उदारवाद की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, उदारवाद की बात करते हैं, तो सीधी सी बात है, क्या होना चाहिए वहां पर, संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, ठीक है। अब हम हमेशा उदारवाद में किसकी बात करते हैं कि उदारवाद में कानून के समक्ष समता होगी। कानून के समक्ष क्या होगी, समता। तो याद रखना, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, ठीक है, समाप्त होंगे। विशेषाधिकार क्या किया जाएगा, समाप्त। और जब अपन उदारवाद में किसकी बात करते हैं, निरंकुश शासक, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो हमेशा निरंकुश शासक की क्या होगी, समाप्ति। तो ध्यान देना, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद उदारवाद का समर्थन किया गया, जिसमें संसदीय प्रतिनिधि सरकार, संविधान, ठीक है, संविधान को, जिसमें क्या होगा, संसदीय प्रतिनिधि सरकार, संविधान, और पादरी वर्ग और निरंकुश शासक के विशेष अधिकारों क्या की जाएगी, समाप्ति की जाएगी। क्या की जाएगी, समाप्ति की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखना ना, नेक्स्ट 19वीं सदी के उदारवादी। जब अपन बात करें कि 19वीं सदी के उदारवादी, 19वीं सदी में उदारवादियों का क्या मानना था, ठीक है, 19वीं सदी के उदारवादी, ठीक है, तो 19वीं सदी के जो उदारवादी है वो निजी संपत्ति पर बल देते थे। किस पर बल देते थे, निजी संपत्ति पर बल देते थे। और मताधिकार के लिए, किसके लिए, किसके पक्ष में थे, मताधिकार कैसे होना चाहिए, सभी के लिए। मताधिकार कैसे होने चाहिए, सभी के लिए, ठीक है। मताधिकार सभी किसी से मतलब है, इससे पहले क्या चलता था, सीमित मताधिकार, यानी कि इस समय क्या चल रहा था, सीमित, सीमित मताधिकार। सीमित मताधिकार का क्या मतलब है, ध्यान देना, सीमित मताधिकार का क्या मतलब है कि नागरिकों से, यानी कि एक पूरा राज्य है और पूरा राज्य में कुछ ऐसे नागरिक होते हैं जो उनकी विशेष शिक्षा होती है, यानी कि सीमित मताधिकार। इसमें मताधिकार सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो मान लो राज्य को टैक्स दे रहे हो, उनके पास में एक निश्चित संपत्ति हो, निश्चित शिक्षा हो। यदि ऐसा मताधिकार, इस आधार पर मताधिकार दिया जाता है तो हम क्या कहेंगे कि वहां पर क्या है, सीमित मताधिकार। वहां पर क्या है, सीमित मताधिकार है। और यदि हम बोलेंगे सार्वभौमिक मताधिकार, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में हम बात करेंगे कि वहां पर एक निश्चित आयु प्राप्त करने वाले, एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद में, ठीक है, सभी व्यक्तियों को क्या दे दिया जाता है, बिना किसी भेदभाव के, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो,
बिना किसी भेदभाव के सबको क्या मिल जाता है, समान आधार पर मताधिकार प्राप्त हो जाता है, उसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो ध्यान देना, 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति पर बल देते थे। किस पर बल देते थे? निजी संपत्ति पर बल देते थे, ठीक है। और मताधिकार सबके लिए, और किसके पक्षधर थे कि मताधिकार कैसा होना चाहिए, सभी के लिए। उसके बाद में ध्यान देना, फ्रांसीसी क्रांति, किसकी बात कर रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति उदारवादी लोकतंत्र का पहला राजनीतिक, उदारवादी लोकतंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। मैं बार बार बोल रहा हूं, चाहे राष्ट्रवाद की बात करें चाहे उदारवाद की बात करो, तो उदारवादी लोकतंत्र का, किसका, उदारवादी लोकतंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग, उदारवादी लोकतंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग कौन सी क्रांति में हुआ, फ्रांसीसी क्रांति में। कौन सी क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति में। और यदि अब आपसे मेरा कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कौन सी क्रांति में हुई थी या कहां पर हुई थी, ठीक है। उसके बाद में देखो, वह सीमित मताधिकार था। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति जो है वो उदारवादी लोकतंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, परंतु फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी जो है लोगों को क्या था, सीमित मताधिकार दिया गया था, जिसमें संपत्ति विहीन पुरुषों, देखो ध्यान देना, फ्रांसीसी क्रांति के बाद में हमने कल की लास्ट क्लास में बात किया था कि वहां पर सीमित मताधिकार था। कैसा मताधिकार था, सीमित मताधिकार था। तो उसमें देखो सीमित मताधिकार में क्या होता है, संपत्ति विहीन पुरुषों, किनको, संपत्ति विहीन पुरुषों और महिलाओं को, संपत्ति विहीन यानी कि ऐसे पुरुष और ऐसे महिलाएं जिन जो संपत्ति धारण नहीं करती, उनको चुनाव में यानी कि वोटिंग राइट्स नहीं था, उनको मताधिकार नहीं था, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सीमित मताधिकार। क्या, सीमित मताधिकार या सरफ्रेज, ठीक है। आगे ध्यान देना, जैकोबिन शासन में, कौन शासन की बात कर रहे हैं अपन, जैकोबिन शासन में पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त था। ध्यान दो, याद करने वाली बात है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब हमने जैकोबिन कल्बों की बात किया था, तो फ्रांसीसी क्रांति की तत्काल बाद सरकार किसकी थी, जैकोबिन की। किसकी सरकार थी, जैकोबिन की, ठीक है। तो जैकोबिन शासन में पुरुषों को कौन सा वयस्क, उन पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त था, पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त था। परंतु बाद में जो है नेपोलियन ने अपनी नेपोलियन संहिता में पुनः कौन सा मताधिकार लागू कर दिया था, सीमित मताधिकार। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने बात किया था कि जैकोबिन शासन लोकतांत्रिक शासन था, उसके बाद में नेपोलियन आया। कौन आया, नेपोलियन आया। तो नेपोलियन ने क्या किया था, लोकतंत्र के स्थान पर, किसके स्थान पर, लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लागू किया था। परंतु हालांकि नेपोलियन की एक बहुत अच्छी चीज ये थी कि नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया था। और वो सिस्टम क्या था कि उसने फ्रांसीसी क्रांति जो नेपोलियन संहिता थी, नेपोलियन संहिता 1804 यानी कि 1804, और नेपोलियन संहिता में क्या किया गया था, नेपोलियन संहिता में फ्रांसीसी क्रांति के जो सिद्धांत थे उनको क्या किया गया था, समावेश किया गया था। उनका क्या किया गया था, समावेश किया गया था, ठीक है। तो आगे ध्यान देना अपन, ठीक है। जैकोबिन शासन में पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त था, परंतु बाद में जो है नेपोलियन ने अपनी नेपोलियन संहिता में पुनः सीमित मताधिकार को लागू किया। किसको लागू किया, सीमित मताधिकार को लागू किया। आगे ध्यान देना, नेपोलियन संहिता में महिलाओं को अवयस्क का दर्जा दिया गया, नेपोलियन संहिता को। क्योंकि देखो जब जैकोबिन का शासन था तो महिलाओं को जो है, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि महिलाओं को तो मताधिकार नहीं था तो इस समय भी सीमित मताधिकार था, परंतु पुरुषों को वयस्क मताधिकार दे दिया गया था। इसका क्या मतलब है कि पुरुष एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद सभी पुरुषों को मताधिकार प्रदान कर दिया गया। परंतु उसके बाद में कौन आया, नेपोलियन। कौन आया, नेपोलियन। और नेपोलियन ने अपनी नेपोलियन संहिता में पुनः जो है सीमित मताधिकार को क्या किया था, लागू किया था। आगे ध्यान देना, नेपोलियन ने जो है महिलाओं को किसका दर्जा दिया, अवयस्क का। किसका दर्जा दिया, अवयस्क का। और उन्हें किसके अधीन कर दिया, पिता के या पति के। यानी कि जब शादी नहीं हुई तो उससे पहले किसके अधीन कर दिया, पिता के, और शादी के बाद किन के अधीन कर दिया गया, पति के। और महिलाओं को क्या मान लिया गया, अवयस्क। क्या मान लिया गया, अवयस्क मान लिया गया। उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे 19वीं 20वीं शताब्दी में, ठीक है, संपत्ति विहीन पुरुषों, संपत्ति विहीन पुरुषों व महिलाओं ने जो है राजनीतिक अधिकारों की मांग के लिए क्या चलाया, आंदोलन चलाए। क्या चलाए, आंदोलन चलाए, ठीक है। यानी कि संपत्ति विहीन पुरुषों ने, संपत्ति विहीन पुरुषों ने और महिलाओं ने जो है मताधिकार के लिए क्या चलाए, आंदोलन चलाए। उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद। किसकी बात कर रहे होंगे, आर्थिक क्षेत्र में। देखो अब तक अपन ने क्या बात किया, ठीक है। सबसे पहले हम 19वीं सदी के उदारवाद की बात किया था,
उसके बाद में हमने राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद, कौन से क्षेत्र में उदारवाद, राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद, राजनीतिक, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद की बात किया। अब अपन किसकी बात करने जा रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद। तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद में, ठीक है, मुक्त बाजार, हमेशा उदारवाद किसका समर्थन करता है, मुक्त बाजार की। ध्यान समझना, मुक्त बाजार का मतलब क्या होता है, ये अलग अलग देशों की सीमाएं हैं, ये क्या है, अलग अलग देशों की सीमाएं हैं। यहाँ ए देश है और ये वाला देश जो है वो कौन सा देश है, बी देश, ठीक है। तो मुक्त बाजार का मतलब क्या होता है, ए देश यदि बी देश को, ए देश बी देश को जो है वस्तुओं का, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या हो रही है, वस्तुएं आयात हो रही है, बी में क्या हो रही है, आयात, यहाँ क्या हो रहा है, निर्यात। तो आयात निर्यात में यहाँ क्या लगेगा, शुल्क, यहाँ क्या लगता है, शुल्क लगता है, ठीक है, सीमा शुल्क, कौन सा शुल्क लगता है, सीमा शुल्क लगेगा, ठीक है, यहाँ, ठीक है। जब बी देश ए देश में क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, या ए देश बी देश में क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, तो जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर, आयात या निर्यात पर, ठीक है, जब क्या लगता है, यहाँ पर टैक्स लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ पर मुक्त बाजार नहीं है, क्या नहीं है, वहाँ पर मुक्त बाजार नहीं है, अर्थात, ठीक है, व्यापार पर अवरोध है, व्यापार पर क्या है, अवरोध, ठीक है। परंतु यदि हम इसको समाप्त कर दें, यदि हम इसको क्या कर दें, समाप्त कर दें, ठीक है, ये देखो आप, ठीक है। नेक्स्ट, शुल्क समाप्त कर दो आप, यहाँ कोई सीमा शुल्क नहीं है, ना ए देश बी देश से लेगा, ना बी देश ए देश की वस्तुओं पर लेगा। तो इसको क्या कहेंगे, मुक्त बाजार है यहाँ पर। और पूंजी का, मुक्त पूंजी का आवागमन, मुक्त पूंजी का आवागमन, ठीक है। उसके बाद में देखो 19वीं सदी में नवीन मध्यम वर्ग की मांग क्या थी, 19वीं सदी में, कब की बात कर रहे हैं, 19वीं सदी में नवीन मध्यम वर्ग की मांग क्या थी, ध्यान देना, नवीन मध्यम वर्ग की मांग थी, क्या थी उनकी, कि भैया हमारे को क्या चाहिए, मुक्त बाजार चाहिए, हमारे को क्या चाहिए, मुक्त बाजार चाहिए, या पूंजी का क्या, मुक्त आवागमन होना चाहिए, पूंजी का मुक्त आवागमन होना चाहिए। यहाँ ध्यान देना, 19वीं सदी के आरंभ में जर्मन भाषी क्षेत्रों में, कौन क्षेत्रों में, जर्मन भाषी क्षेत्रों में, ठीक है, 19वीं सदी के आरंभ में जर्मन भाषी क्षेत्रों में, ठीक है, नेपोलियन के प्रशासनिक सुधारों से छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का क्या बना, महासंघ। तो ध्यान देना, नेपोलियन के प्रशासनिक सुधारों से, जो नेपोलियन संहिता के तहत जो प्रशासनिक सुधार किए गए थे, तो जर्मनी के छोटे प्रदेशों से, ठीक है, 39 राज्यों का, किसका, 39 राज्यों का महासंघ बना। ध्यान देना, 39 राज्यों का महासंघ बनने का मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में क्या किया होगा, उदारवाद। और आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब क्या होता है, ठीक है, मुक्त बाजार व पूंजी का आवागमन होता है, मुक्त बाजार का, और मुक्त बाजार होता है, और मुक्त पूंजी का क्या होता है, आवागमन होता है। तो ध्यान देना, नेपोलियन ने अपनी ये नेपोलियन संहिता के माध्यम से क्या किया था, जो छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का महासंघ बना, कितने राज्यों का महासंघ बना, 39 राज्यों का महासंघ बना था। और प्रत्येक की अपनी मुद्रा, प्रत्येक की अपनी क्या थी, मुद्रा थी, और प्रत्येक की अपनी क्या थी, मापतोल प्रणाली, प्रत्येक की क्या थी, मापतोल प्रणाली। ध्यान देना, पहले प्रत्येक की क्या थी, अपनी मुद्रा थी, अपनी मापतोल प्रणाली थी, और इन्होंने क्या बना लिया, एक महासंघ बना लिया, क्या बना लिया इन्होंने, एक महासंघ, ठीक है। अब ध्यान देना, ये महासंघ आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहा है, कौन क्षेत्र में काम कर रहा है, आर्थिक क्षेत्र में। तो व्यापार वगैरह या वस्तुओं का आवागमन जो होगा, ठीक है, वो थोड़ा आसान बनाने का प्रयास करेंगे ये लोग। तो याद याद रखना, अलग इन पूरे के पूरे छोटे छोटे जर्मनी क्षेत्र में पहले छोटे छोटे राज्य थे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है 1833 में, कब की बात कर रहे हैं, 1833 में, यदि हम हैम्बर्ग से, ठीक है, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग यदि माल बेचने के लिए जाते थे, मान लो यहाँ पर हैम्बर्ग है, ठीक है, यहाँ हैम्बर्ग, और यहाँ क्या है, न्यूरेमबर्ग, ठीक है, हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग, चलो यहाँ तो है, ठीक है, हैम्बर्ग और यहाँ है न्यूरेमबर्ग।
जब हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग, और दोनों ही क्षेत्र कौन से किसके हैं? जर्मनी के। किसके क्षेत्र है? जर्मनी के। ठीक है, तो यदि माल बेचने के लिए जाते थे तो 11 सीमा शुल्क, कितने सीमा शुल्क देने पड़ते थे? 11 सीमा शुल्क। यानी कि हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जब अपन जाते थे तो 11 सीमा शुल्क, यानी कि अलग अलग जगह, अलग अलग राज्यों में कितने सीमा शुल्क देने पड़ते थे? 11 सीमा शुल्क। ठीक है, और प्रत्येक बार कितना परसेंट देना पड़ता था? 55%। कितना परसेंट? 55%। यानी कि सॉरी, यहाँ भी 5%, यहाँ भी कितना परसेंट? 5%। ठीक है, तो ध्यान देना 11 × 5, ये लगभग लगभग जो है कितना परसेंट हो गया? 55% सीमा शुल्क देना पड़ता था। तो क्या कोई व्यापार जो है व्यापार सही से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में आगे ध्यान देना, सीमा शुल्क अलग अलग था। और आगे ध्यान दो, ठीक है, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर यदि कोई माल बेचने वाले व्यापारी को 11 सीमा शुल्क क्षेत्रों से गुजरना पड़ता था, वहीं प्रत्येक बार कितना परसेंट शुल्क देना पड़ता था? 5%। ठीक है, और सीमा शुल्क की यदि बात करें, ठीक है, तो सीमा शुल्क देखो, सीमा शुल्क जो है अलग अलग था। सीमा शुल्क क्या था? अलग अलग था, क्योंकि वस्तुओं और आकार के वजन के हिसाब से लगता था। और ये सीमा शुल्क कैसे लिया जाता था? वस्तुओं, ठीक है, वस्तुओं के आकार और वजन, वस्तुओं के आकार और वजन के हिसाब से लगता था। प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग था, जो प्रत्येक क्षेत्र में क्या था? अलग अलग था। आगे ध्यान देना, उदाहरण के लिए कपड़े मापने का जो पैमाना था उसको क्या कहते थे? एले। कपड़े माप का जो मापने का पैमाना था उसको क्या कहते थे? एले। इसकी लंबाई जो है वो जगह के हिसाब से कम या ज्यादा होती थी। जगह के हिसाब से क्या होती थी? कम या ज्यादा होती थी। आज की क्लास में इतना ही। आगे अपन एक और बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे। अब तक इस चैप्टर के, यानी कि फर्स्ट चैप्टर के, ठीक है, दोनों चैप्टर्स का वीडियो आप बार बार देखिए। ठीक है, और फ्यूचर विल पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।